हेलो हाय एवरीवन वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने नए लेक्चर के अंदर कंसीडरेशन के बारे में कि क्या होता है कंसीडरेशन। वेरी इजी और ये बड़े नंबर का क्वेश्चन है। जो भी सबसे बड़ा नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें आपको नजर आने वाला है। तो सबसे पहले याद कर लेते हैं कि भाई इसका डेफिनेशन लिखा गया है सेक्शन 2D के अंदर, कंसीडरेशन। तो डी इतना ज्यादा साउंड कर रहा है तो हमने इसका सेक्शन नंबर रख दिया 2D। ऐसे याद कर लेते हैं। सब कंसीडरेशन क्या होता है? जब आप किसी चीज के बदले में, जैसे एक इंसान है, उसने ऑफर दिया, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बदले में जो पैसों का लेन देन था वो हुआ 50,000 रुपए का। दैट इज कंसिडरेशन। ठीक। सो वेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये प्रोमिसर है, द promisee और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब इसके डिजायर पे जब ये इंसान, ये प्रोमिसर है, ये प्रोमिसी है, ठीक, इसके डिजायर पे ये इंसान इसको देगा जो भी इसे चाहिए। अगर ये फ्रिज दे रहा है तो उसके बदले में इसको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब ये भी कह सकता था कि भाई मुझे कुछ मत दे, मुझे तू ये काम मत करियो, इस घर में मत घुसियो, फॉर एग्जाम्पल। दैट विल बी अ कंसिडरेशन। ठीक है, जरूरी नहीं है वो पैसों में ही हो। सो याद रखना। सो एसेंशियल ऑफ वैलिड कंसिडरेशन क्या होते हैं कि भाई प्रोमिसर की डिजायर बहुत जरूरी है। ये बंदा अपना सामान दे रहा है तो इसकी भी होनी चाहिए, ये नहीं कि खुद से कुछ भी करके दे दो, है ना। मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, किसके हिसाब से होगा? इस इंसान के हिसाब से होगा, यही देगा करके। वो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कैसी भी हो सकती है। मस्ट बी रियल एंड लॉफुल, ये नहीं है कि कुछ भी बोल दिया बस, है ना। रियल और लॉफुल होना चाहिए। नीड नॉट टू बी एडुकेट बट शुड हैव सम वैल्यू इन लॉ, ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ वैल्यू होना चाहिए लॉ की नजरों में। ऐसा नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, ये नहीं कि 1 रुपए का कंसिडरेशन नहीं हो सकता, 1 रुपए का कंसिडरेशन भी हो सकता है, ठीक है। बट कुछ लॉ की नजर में वैल्यू होना चाहिए उस कंसिडरेशन का, ये नहीं कि बिल्कुल ही नाकाम है वो, कुछ उसकी इज्जत ही नहीं है। सो हमने क्या पढ़ा? पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकता है ना। सो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से मतलब क्या है? सपोज कि आपने पहले पेड 500 रुपए आपने पहले ही दे रखे थे कॉन्ट्रैक्ट के, तो हमने उसको मान लिया, है ना। तो मैंने ए को बोला कि यार मुझसे मेरा फ्रिज खरीद ले, है ना। तो उसने, बी ने बोला, मैंने ए को बोला ना, हाँ। सो मैंने ए को बोला कि मुझसे मेरा फ्रिज खरीद ले, तो ए ने बोला तुझे पहले के 500 रुपए दे रखे हैं ना, उसके बदले में मुझे फ्रिज दे दे। मैंने कहा चल ठीक है। तो वो क्या था? पास्ट कंसिडरेशन, पहले ही उसने उसको पैसा मुझे दे रखा था, उसके बदले में मैंने उसको फ्रिज पकड़ा दिया, ठीक। अब आता है प्रेजेंट, जो अभी के समय में होगा। मैं तुम्हें डिलीवरी दी गुड की, तुमने मुझे उसके बदले में पैसा कंसिडरेशन दे दिया। फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होता है कि भाई ये मैं तुझे इस दिन दूंगा और तू इसके बदले मुझे इतना पैसा दे देना, ठीक है। प्रॉमिस फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। इजी, बहुत आसान था ये तो, है ना। इसके बाद आता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स एक्सेप्शन। सो प्रिविटी में क्या है? ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू और टू बी सूड। ये नहीं है कि भाई कोई दूसरा ही करेगा। अगर मेरा और तुम्हारा पंगा है तो मैं ही तुम्हें सू कर सकती हूँ, तुम ही मुझे सू कर सकते हो। ये नहीं कि मेरे चाचा का लड़का आके तुम्हें सू कर रहा है, कोई सेंस नहीं बनता। एक्सेप्ट चाचा का लड़का मेरा बहुत ही अपना है, ये नहीं कि बहुत ही दूर के चाचा का लड़का है। वो चाचा का लड़का मेरी खुद की सगी फैमिली होगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं। ट्रस्ट और बेनिफिशियरी, वो आपको कर सकते हैं, जो थर्ड पार्टी आपको कर सकती है। फैमिली सेटलमेंट, वही लोग जो मेरे खुद के अपने अपने हैं, वो कहने के लिए अपने नहीं, ठीक। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि हमने किसी को असाइन कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट, तो थर्ड पार्टी वो बन गई कहीं ना कहीं, तो वो। एक्नॉलेजमेंट ऑफ और एस्टॉपल, मतलब हमने पहले से ही बता रखा था कि यार ये बंदा भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, अगर कुछ भी होगा तो ये देख लेगा। एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है कोई, तो एजेंसी कर सकती है, ठीक। कोवेनेंट्स रनिंग विद लैंड, कोवेनेंट्स ऑफ रनिंग विद लैंड बहुत मुश्किल शब्द लग रहा होगा बट है नहीं। मतलब अगर मान लो किसी और का भी हिस्सेदारी बनती है उस चीज़ के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी प्रॉपर्टी है, यहाँ से किसी की रोड निकले जा रही है, तो जो मेरी प्रॉपर्टी का पार्ट है कहीं ना कहीं, अब, है ना, तो ये इंसान का भी कहीं ना कहीं आ गया है ये चीज यहाँ, तो इसका भी थोड़ा हम सुन लेंगे, है ना। तो ये कोवेनेंट्स है, ये सब पढ़ेंगे हम आगे। अभी मैं इसमें इतने डिटेल में नहीं घुस रही क्योंकि काम का नहीं है, ठीक, ज्यादा। सो कॉम्पोनेंट मतलब किसी का पार्ट होना उस चीज के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आप लगा लो, आप लगा आजकल फ्लोर सिस्टम है, फ्लोर्स में रहते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर। सो वो जो सीढ़ियां हैं, दैट इज अ पार्ट फॉर एवरीवन, है ना। तो सबकी सुन ली जाएगी अगर सीढ़ियां तुड़वा के दोबारा बनानी है तो, या उसमें कुछ चेंजेस कराने हैं तो, है ना। तो कहीं ना कहीं दूसरे भी कहीं ना वो पार्ट बन जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के। अच्छा पेंट कराना है, ओके करा लो, हम भी दे देंगे पैसे इस चीज का, इस सेंस में, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक्सेप्शन टू रूल दैट अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, जो बिना कंसिडरेशन के होते हैं। अब सेक्शन 25 कहता है दीज आर द एक्सेप्शन वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। बिना कंसिडरेशन के वैसे तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वैलिड नहीं होते, बट इन इन जगहों पे होते हैं। सो आपने नेचुरल लव अफेक्शन में किया, प्यार मोहब्बत में आके, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे बिटवीन नियर रिलेटिव्स इन राइटिंग और रजिस्टर्ड, लेकिन हाँ राइटिंग और रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है।
पास्ट वॉलेंटरली सर्विसेज, प्रॉमिस टू पे फॉर समथिंग ऑलरेडी डन, है ना, पहले ही, क्योंकि पास्ट में आपने कर रखा है। टाइम बार्ड डेट, रिटन एंड साइंड, प्रॉमिस टू पे एन ओल्ड डेट, है ना, टाइम बार्ड जो होते हैं। कंप्लीटेड गिफ्ट, जो बेसिकली गिफ्ट होते हैं, जैसे कि सपोज दादाजी ने दे दिया, नाना ने दे दिया, है ना, तो वो भी बिना कंसिडरेशन के होता है। एजेंसी, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट रिक्वायर्ड, अगर कोई एजेंट अपॉइंट कर लिया गया है तो उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए। कुछ चैरिटी में किया गया है ना, ये सब। अब टाइम बार्ड डेट सबको पता है क्या होता है। टाइम बार्ड डेट, जिसे नहीं पता उसको बता देती हूँ, कि टाइम निकल गया उस चीज का, आपको जो पे करना था वो टाइम निकल गया। सो रिटन एंड साइन प्रॉमिस टू पे एन ओल्ड डेट, अब आप उसे ओल्ड वाले को अब पे कर रहे हो, है ना, ये होते हैं टाइम बार्ड डेट्स। आगे, नेचर एंड रेटिफिकेशन ऑफ माइनर अग्रीमेंट, क्या होता है ये। सो अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स, अगर वो 18 साल से कम है फॉर एग्जाम्पल, तो माइनर है, तो वो कंपिटेंट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट के। सो क्या होता है ऐसे सिनेरियोज के अंदर, उसको अपने साथ एक गार्जियन रखना होता है, या 21 इन सम गार्जियनशिप केसेस, कुछ केसेस में लिख के चले जाते हैं पेरेंट्स फॉर एग्जाम्पल, कि भाई 21 साल से होने से पहले, देखा होगा ना पिक्चर्स में, कि 21 साल से होने से पहले इस इंसान को मेरी प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी, तभी दी जाएगी जब ये 21 का हो जाएगा। सो वो कुछ केसेस में होता है। सो सेक्शन आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, सेक्शन 11। यहाँ पर क्या है कि भाई माइनर के साथ कोई ना कोई गार्जियन होना चाहिए, अगर माइनर खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। सो माइनर्स अग्रीमेंट इज एब्सोल्युटली वॉइड। मोरी बीबी का केस, ये आपने अपने क्लासेस में पढ़ा होगा, कि ये बंदा पहुंच गया था कि किसी से लोन लेने के लिए, और जब वो लोन ले रहा था तो भाई पता चला उसने उसको लोन दे भी दिया बाद में, लेकिन पता चला कि ये तो माइनर था, है ना, तो गलती किसकी मानी गई इसके अंदर, सीन के अंदर, उस इंसान की जिसने लोन दिया। तो ऐसे इंसान को लोन देना भी नहीं है, किसी माइनर को, गलती उसी इंसान की मानी जाएगी जो वो लोन देगा। क्योंकि हम तो मान कोर्ट तो ये सोच के चलता है ना कि वो तो माइनर है, उसको तो अक्ल नहीं है, बट तुम्हें तो दिख रहा है, तुम्हें तो पता है कि वो माइनर है। ठीक। सो ये सबने पढ़ा हुआ है क्लास के अंदर ही केस। अगर आपको डिटेल में ये केस समझना है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं इसको फटाफट डिटेल में समझा दूंगी। ठीक। सो माइनर कैन नॉट रेटिफाई द अग्रीमेंट ऑन अटेनिंग अ मेजोरिटी, ये नहीं है कि अब हम कहें कि अच्छा वो कॉन्ट्रैक्ट में था ना, जब तू मेजर हो जाएगा तब कर लेंगे उस चीज़ को सही रेटिफाई, तो ऐसा नहीं होता, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी बट नॉट बाउंड एज प्रोमिसर, प्रोमिसर, हाँ उसको आप एज अ बेनिफिशियरी रख सकते हो, बट उसे प्रोमिसर नहीं बना सकते कि हाँ भाई तू है इस जगह पर, आप डमी इंसान बना के उसे रख सकते हो। ठीक। रिटर्न ऑफ बेनिफिट सिक्योर्ड बाय फ्रॉडुलेंट माइनर। अब देखो, इवन इफ अ माइनर फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट एज, उसने जैसे सेम मोरी बीबी के केस में हुआ था, उसने अपनी एज जो थी वो गलत बताई थी। सो एक कॉन्ट्रैक्ट जब भी वॉइड माना जाएगा। अब ये नहीं कहेंगे कि उसने तो जान क्या, उसने बताई गलत और तुमने मान ली, तुम्हें लेना चाहिए था उसका आधार कार्ड, तुम्हें पूछनी चाहिए थी एज 4 लोगों से जाके उसकी, तुमने नहीं पूछा, तुम्हारी गलती, तुम फंस गए। ठीक है। हाउ एवर अंडर इक्विटी द कोर्ट में आस्क द माइनर टू रिस्टोर बेनिफिट इफ ट्रेसेबल। अच्छा, ये हो सकता है कि माइनर को उससे वो चीज़ ले ली जाए, फॉर एग्जाम्पल चेन के बदले हुई वो चीज़, तो चेन उससे वापस ले ली जाए, है ना, ये हो सकता है। बट दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली लाइबिलिटी, ये कोई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं है। कोर्ट्स आर कॉशियस टू अवॉइड डिफेयर, मतलब उनका ये मानना रहता है कि भाई हमारा मेन काम माइनर्स को प्रोटेक्ट करना है, हमें माइनर्स को बचा के चलना है, तो वो उनको ही प्रोटेक्ट करते हैं, वो यही सोच के सारा काम होता है इस चीज़ के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, माइनस लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी। अब इसमें क्या रहता है कि सेक्शन 68 बताता है क्या, नेसेसरी। अब अगर कोई चीज बहुत नेसेसरी है तब क्या रहता है। सो इफ नेसेसरी सूटेड टू द कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ अ माइनर आर सप्लाइड, द सप्लायर कैन रीइंबर्स फ्रॉम द माइनर्स प्रॉपर्टी बट नॉट पर्सनली। ठीक है। सो बेसिकली अब सपोज एक घर है, एक घर के अंदर एक माइनर रहता है, और आपको पता है कि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके पेरेंट्स पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, और बहुत टाइम हो गया, और एक करियाने वाला था जो उसको सामान पहुंचा रहा था, खाने पीने का कर रहा था। तो बाद में अब अगर वो बहुत नेसेसरी है, ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी, अगर नेसेसरी, ये कंडीशन है कि वो नेसेसरी है तब आप उसको दे रहे हो, तब आप उसकी प्रॉपर्टी से वो चीज़ निकाल सकते हो कि हाँ मैंने आपको इतना टाइम तक दिया तो अब मेरे को चाहिए ये चीज़। मस्ट बी सूटेड टू द माइनर स्टेटस, ये देखा जाएगा कि माइनर का क्या स्टेटस, किस हाल में था उस समय, है ना। रीइंबर्समेंट पॉसिबल ओनली इफ माइनर स्टेट नॉट फ्रॉम हिज पर्सन, मतलब अब आप उससे खुद से नहीं कह सकते दे पैसा दे पैसा दे, उसकी स्टेट से ही, उसकी चीज से ही ले सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ नेसेसरी जैसे फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन और मेडिकल केयर, ये सब होता है। ये बहुत ईजी था, देखने में शायद बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा। मैंने मोरी बीबी का केस इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि क्लासेस में किया जाता है ना, और आपके एग्जाम्स है तो हमारा मेन पर्पज एग्जाम्स के लिए पढ़ना और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। बट अगर आपको मोरी बीबी का केस भी बहुत ज्यादा डिटेल में चाहिए तो मुझे जरूर बताना कॉमेंट बॉक्स के अंदर, हम उसे भी फटाफट क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जितना लिखा है उतना ही लिख के आना है।
इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, बाय बाय।